हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एकेडमिक का राइटिंग टास्क 1, जिसमें मैं आपको टीच करूंगी जो पाई चार्ट्स होते हैं उसको हम किस वे से लिख सकते हैं। बहुत बच्चों को इसको लिखने में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी एंड आई होप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, सो गाइस, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है। आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जैसे ये मैंने नोटबुक पर लिखा है ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जहाँ फिर वो जो मैं टाइपिंग कर कर वीडियो अपलोड करती हूँ। ओके, नोटबुक वाला ज़्यादा बेटर है जहाँ फिर टाइपिंग वाला। आप मुझे ज़रूर बताना। एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि आपको किस वे से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पे बोला है कि जो 2 चार्ट्स हैं जो नीचे दिए गए हैं वो शो कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स। किसकी परसेंटेज? क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स की परसेंटेज एक पर्टिकुलर कंट्री में। ये हमें उन्होंने बोल दिया। ठीक है, कि ये जो पाई चार्ट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं? परसेंटेज किसकी? ग्रेजुएट्स की, जो एक पर्टिकुलर कंट्री में है। ठीक है, ये हमें बोल दिया। सबसे पहले मैं आपके साथ टिप्स को डिस्कस करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको इस चार्ट को एनालाइज करना बताऊँगी कि हम किस वे से इसको एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं सबसे पहले टिप्स की। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी है जो एटलीस्ट 5 मिनट्स की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग में करना क्या है? एनालाइज करना है चार्ट को प्रॉपरली कि क्या क्या हमें चार्ट में गिवन है। ठीक है, फिर आपने करना है मार्क कौन सी कैटेगरी इंक्रीज़ हुई है, कौन सी कैटेगरी डिक्रीज़ हुई है। फिर आपने डाटा को डिवाइड करना है BP1 में एंड BP2 में, कि BP1 में मैंने कितना डाटा लिखना है और BP2 में मैंने कितना लिखना है। फिर उसके बाद जो सेंटेंसेस है आपने डिफरेंट यूज़ करने हैं। ठीक है, ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है। BP1 और BP2 के लास्ट में आएगा, इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है। 170 तक वर्ड्स लिख सकते हो आप। कोई भी डाटा स्किप नहीं करना है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को भी ऐड नहीं करना है। यह टिप्स है, अगर आप इसको फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली बहुत हद तक आप में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने एनालाइज करना है कि हमें गिवन क्या है। ये देखो, PhD साइंस है, मास्टर साइंस है, फर्स्ट ईयर डिग्री PhD आर्ट्स, मास्टर आर्ट्स एंड फर्स्ट डिग्री, ये हमें गिवन है। अब मैंने आपको क्या बोला था? एनालाइज करने के बाद हमने देखना कि कौन सी कैटेगरी इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी कैटेगरी डिक्रीज़ हो रही है। PhD साइंस यहाँ पे कितनी है? 13% और 2008 में है वो 30%। तो ये क्या हुई है? इंक्रीज़। अब इंक्रीज़ हुई है तो आपने यहाँ पे आई लिख लेना है कि इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, फिर मास्टर साइंस यहाँ पे 29% थी और यहाँ पर भी 29%। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर डिग्री यहाँ पे 19% है और यहाँ पे 10% है, तो ये हुई है डिक्रीज, तो D लिख दिया। ठीक है, PhD आर्ट्स यहाँ पे 2% है और यहाँ पे 7% है, ये क्या हुई है? इंक्रीज। ठीक है, मास्टर आर्ट्स यहाँ पे 12% है और यहाँ पे 13% है, ये क्या हुई है? इंक्रीज। जो फर्स्ट ईयर डिग्री वो 25 थी और यहाँ पे 11% है, तो ये क्या हुई है? डिक्रीज। ओके, ऐसे आपने मार्क कर लेना है। फिर उसके बाद आपने पोर्शन को डिवाइड करना है कि कितना पोर्शन मैंने BP1 में लिखना है और कितना BP2 में लिखना है। ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ओके, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगी इंट्रोडक्शन, देन बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड लास्ट में आएगा ओवरऑल। ओवरऑल कभी भी इंट्रोडक्शन के बाद नहीं लिखना है, हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो इंट्रोडक्शन के बाद लिख लेते हैं, लेकिन गाइस ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है आप लोगों ने। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ये वाली जो इंट्रोडक्शन है ये मैंने सिंपल लिखी है। ओके, जो आपको इजी लगे आपने वही पिक करनी है।
The pie charts provide information about the proportion of learners who got degree in a specific nation between 1980 and 2000. देखो पाई चार्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन किसकी, प्रपोर्शन का मतलब परसेंटेज, किसकी, लर्नर्स की। वहाँ पे हमें ग्रेजुएट्स गिवन था, यहाँ पे मैंने लर्नर्स लिख लिया है, ठीक है। हु गॉट डिग्री इन ए स्पेसिफिक नेशन, जिनको डिग्री मिली है कहाँ पे, स्पेसिफिक नेशन में। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, पर्टिकुलर कंट्री, और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पेसिफिक नेशन में। ईयर कौन से थे, 1980 एंड 2008। ये देखो मैंने बोला कि जो ये टू चार्ट्स हैं ये किसकी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, प्रपोर्शन। परसेंटेज की जगह क्या लिखा मैंने, प्रपोर्शन। ग्रेजुएट्स की जगह मैंने लिख दिया लर्नर्स, जिनको क्या मिली है, डिग्री मिली है, ठीक है। पर्टिकुलर की जगह मैंने लिख दिया स्पेसिफिक नेशन, टाइम पीरियड। पर्टिकुलर की जगह मैंने लिख दिया स्पेसिफिक नेशन, टाइम पीरियड 1980 और 2008, ठीक है। ये हो गई सिंपल। अब हम बात करते हैं हमारी पैसिव की, ओके। The information about the proportion of graduates who got degree in a specific nation between this and this are depicted by the rendered pie charts. So guys, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम है, जो मैंने ये लिखी हुई है बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड पाई चार्ट्स। आर क्यों लिखा, क्योंकि 2 पाई चार्ट्स हमें गिवन थे, तो क्या आएगा, आर आएगा। अगर एक चार्ट होगा तो इस का यूज़ होगा, अगर दो से ज़्यादा होंगे तो आर का यूज़ होगा, ठीक है। डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड पाई चार्ट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो इन्फॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, प्रोपोर्शन, किसका, ग्रेजुएट्स का, जिनको क्या मिली है, डिग्री मिली है एक स्पेसिफिक नेशन में, उसको इस रेंडर्ड पाई चार्ट्स में शो किया गया है। ये लाइन ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। द डाटा हैज़ बीन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो डाटा है ना उसको किस टर्म में मेजर किया जा रहा है, परसेंटेज में, ठीक है। मीन्स जो हमें क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो परसेंटेज के साथ गिवन है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी पैसिव की। जो आपको इजी लगे आप उसको पिक कर सकते हो, लेकिन जिनकी रिक्वायरमेंट्स 7+ बैंड्स हैं तो वो डेफिनेटली पैसिव का यूज़ करें, ठीक है। पैसिव बहुत ज़्यादा इजी, जैसे सिंपल बनाते हैं हम, यहाँ तक सेम वही यहाँ तक आ जाती है, और लास्ट में डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड पाई चार्ट्स, ठीक है। ये आपने लिख देना है। अब हम कनेक्टर यूज़ किया हमने आफ्टर एनालाइजिंग का। मैंने बोला इट कैन बी सीन क्लियरली दैट, मीन्स एनालाइज करने के बाद हम ये देख सकते हैं क्लियरली 13% ट्यूटीज़ क्वालिफाइड इन PhD साइंस इन 1980। 1980 में 13% ट्यूटीज़ मीन्स जो ग्रेजुएट्स हैं वो क्वालिफाइड हुए हैं किसमें, PhD साइंस में। देखो ये 1980 का है, PhD साइंस कितनी है, 13% है, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया कि 13% जो ग्रेजुएट्स हैं वो PhD से क्वालिफाइड हुए हैं 1980 में, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोला है उसने। Whereas it was escalated by 17% in same course but in 2008। मैंने क्या बोल दिया, whereas का यूज़ करके मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया। मैंने बोला कि ये जो परसेंटेज है ना ये एस्केलेट हुई है। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है, 17% हुई है सेम कोर्स। कौन सा सेम कोर्स, PhD साइंस। लेकिन ईयर कौन सा है, 2008 में 17% का इंक्रीज हुआ है PhD साइंस में। देखो ये हमारा 2008, ठीक है। यहाँ पे कितना था, 30%, और यहाँ पे कितना है, 13%। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 17% का, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि ये एस्केलेट हुई है
कितनी 17%। कब हुई है? 2008 में हुई है। जब हम बाय का यूज़ करते हैं तो हमेशा अपने माइंड में ये बात आपने रखनी है कि हम हमेशा डिफरेंस को पिक करते हैं, ठीक है। बाय में हमेशा ही डिफरेंस आता है। देखो 30 से अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है? 17 का डिफरेंस आता है। तो जब भी आप बाय का स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपने हमेशा लिखना है उनका डिफरेंस, ठीक है। कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी है, डिफरेंस ही आएगा, ओके। फिर बोला मैंने इन कंट्रास्ट का यूज़ करके आइडेंटिकल अप्रोच वाज फॉलोड बाय दोज कैंडिडेट हु वर इन मास्टर साइंस इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो मास्टर साइंस में थे उनका अप्रोच क्या है? आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स सेम अप्रोच फॉलो किया गया है। किनके द्वारा? जो लोग मास्टर साइंस में थे 1980 में और 2008 में। देखो मास्टर साइंस ये रहा 29%, यहाँ पर भी 29%। इन्होंने ये क्या फॉलो किया है? अप्रोच आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स सेम अप्रोच दोनों ने फॉलो किया है। यहाँ पर भी 29 है, यहाँ पर भी 29 है, ठीक है। अब हमने आगे यूज़ किया मोर ओवर का, ये भी एक कनेक्टर है। देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1% इन मास्टर आर्ट्स डिग्री इन बोथ ईयर। जो मास्टर आर्ट्स की डिग्री है उसमें कितना डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस है दोनों ईयर्स में। देखो मास्टर आर्ट्स डिग्री हम देखते हैं कहाँ पे है, तो आप देख सकते हो मास्टर आर्ट्स डिग्री हमें यहाँ पे गिवन है और यहाँ पे गिवन है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस है। तो मैंने बोल दिया दोनों ईयर्स में, बोथ मीन्स दोनों, 2008 और 1980 में कितना इन दोनों में डिफरेंस है? 1% का डिफरेंस है, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे लिखो, देखो कैसे मैं वेरिएशंस लेकर आई हूँ सेंटेंसेस में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने पैसिव का यूज़ कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बाय का यूज़ कर दिया। फिर मैंने अकेला डिफरेंस बता दिया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे बॉडी पैराग्राफ 2 की, जिसमें हम आगे का डाटा एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बोला द पाई चार्ट फर्दर कॉलेज दैट लीस्ट सिंगल आउट वाज गिवन टू पीएचडी आर्ट्स कैटेगरी नॉट ओनली इन फॉर्मर बट ऑल्सो इन लेटर ईयर। जो पीएचडी आर्ट्स है ना उसको लीस्ट प्रेफरेंस दी गई, मीन्स बहुत कम प्रेफरेंस दी गई। फॉर्मर मीन्स पहले ईयर में भी कम प्रेफरेंस थी और लेटर मीन्स बाद वाले ईयर में भी कम प्रेफरेंस थी। दोनों ईयर में उनको कम प्रेफरेंस दी गई पीएचडी आर्ट्स को। ये बोला पीएचडी आर्ट्स और यहाँ पर भी पीएचडी आर्ट्स। अब देखो यहाँ पे 2% है और यहाँ पे 7% है। इन सभी के कंपैरिजन किनकी अमाउंट ज़्यादा कम है? पीएचडी आर्ट्स की। इनके भी कंपैरिजन किसकी अमाउंट सबसे कम है? पीएचडी आर्ट्स की। तो मैंने क्या बोल दिया कि लीस्ट प्रेफरेंस किनको दी गई है? पीएचडी आर्ट्स वालों को दी गई है। फॉर्मल ईयर में नहीं, मतलब फर्स्ट ईयर में नहीं उनको कम दी गई, बल्कि जो 2008 है उसमें भी उसको कम प्रेफरेंस ही दी गई है, ठीक है। दोनों ईयर में क्या है? कम प्रेफरेंस है। 2% और 7% दोनों ईयर में कम प्रेफरेंस दी गई है। नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हम आगे बात करते हैं। हाउएवर का यूज़ किया कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। मैंने बोला द परसेंटम ऑफ फर्स्ट डिग्री साइंस वॉज ऑलमोस्ट 1/5 इन फर्स्ट ईयर। जो फर्स्ट डिग्री साइंस है उसकी परसेंटम मीन्स परसेंटेज है, वो कितनी है? 1/5। 1/5 मीन्स 20% के आसपास। ऑलमोस्ट का यूज़ किया ना, ऑलमोस्ट मीन्स आसपास। किसके? 1/5। 1/5 होता है हमारा 20%। कब थी? फर्स्ट ईयर में। देखते हैं कि इतनी थी। ये हमें दी गई है फर्स्ट डिग्री साइंस 19% थी, तो मैंने ऑलमोस्ट का यूज़ करके क्या लिख दिया? 1/5। 1/5 मीन्स 20% के आसपास थी, ठीक है। कब? 1980 में। तो मैंने 1980 नहीं लिखा, रेपिटिशन के लिए मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे? फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर आगे बोला उन्होंने वाइल्स का यूज़ करके इट वॉज प्लंज टू 10% इन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में ये प्लंज हो गई। प्लंज मीन्स डिक्रीज हो गई। कहाँ तक पहुँच गई? 10% तक पहुँच गई।
ये देखो 2008 में कितने तक पहुंच गई, ये 10% तक पहुंच गई। तो गाइस इसमें मैंने 2 का यूज़ किया है। 2 में हम एग्जैक्ट वैल्यू को लिखते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू मैंने 10% को उठाकर लिख दिया। अगर मैंने बाय का यूज़ करना था तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिखना था, लेकिन 2 में हम एग्जैक्ट वैल्यू को पिक करते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जिसमें मैंने बोला इवेंचुअली का यूज़ करके duties holding first year arts degree was 25% and 11% in 1980 and 2008 respectively। मैंने क्या बोला कि जो फर्स्ट ईयर डिग्री है ना आर्ट्स की, उसमें कितने परसेंटेज में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, 25% एंड 11%। 25% कब थे, 1980 में। 11% कब थे, 2008 में, ठीक है। जब हम रिस्पेक्टिवली का यूज़ करते हैं तो जो हमने डाटा फर्स्ट लिखा है उसका ईयर ही फर्स्ट में लिखना है, ठीक है। 11% मीन्स वो सेकंड डाटा मैंने डिस्क्लोज़ किया और इसका ईयर कब आएगा, 2008 बाद में आएगा, ठीक है। 25% कब था, 1980 में। 11% कब था, 2008 में। ये देखो 25% कब है, 1980 में, और 11% कब है, 2008 में, ठीक है। मीन्स जो रिस्पेक्टिवली का हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जिसका हमने डाटा लिखा होता है वही ईयर आपने पहले लिखना है, और जिसका डाटा आपने बाद में लिखा है उसका ईयर भी बाद में ही लिखना है, और लास्ट में अपने रिस्पेक्टिवली लिख देना है। वेरी सिंपल है, लेकिन ये आपके बैंड स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रिस्पेक्टिवली का यूज़ डेफिनेटली करो और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस वे से हम रिस्पेक्टिवली का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे ओवरऑल की। ओवरऑल हमेशा लास्ट में लिखना है। It can be clear from the aforementioned chart which expound that enormous amount of candidates were indulged in master degree। मैंने क्या बोला कि aforementioned chart से हम ये बात क्लियर कर सकते हैं कि enormous मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में कैंडिडेट्स हैं, वो कहाँ पे इंडल्ज है, इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व है। मास्टर साइंस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिजन मास्टर डिग्री में ज़्यादा कैंडिडेट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। वाइल लेस इंटरेस्ट वॉज सीन इन PhD आर्ट्स ड्यूरिंग होल पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला, PhD आर्ट्स में सबसे कम इंटरेस्ट देखा गया है पूरे टाइम पीरियड में। पूरे टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट देखा गया है, कहाँ पे, PhD आर्ट्स में, ठीक है। गाइस एक बात मैं आपको डेफिनेटली क्लियर करना चाहती हूँ कि ओवरऑल में आपने कभी भी परसेंटेज नहीं लिखनी है और ना ही कभी आपने ईयर्स को डिफाइन करना है। जस्ट यहाँ पे आपने कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ नहीं करना है ओवरऑल में। जैसे मैंने लिखा है ओवरऑल सेम वैसे लिखो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक आपने बता देना है मैक्सिमम वाला और दूसरा आपने बता देना है जिसको लेस प्रेफरेंस दी गई है। देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि मास्टर साइंस में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो ये रहा मास्टर साइंस 29% से, ठीक है। और लीस्ट प्रेफरेंस किनको थी, PhD आर्ट्स वालों को थी, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अमाउंट 29% है पूरे ग्राफ में, ठीक है, और लीस्ट अमाउंट PhD आर्ट्स वालों में है। यही बात मैंने ओवरऑल में लिखी है। ओके, सो एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। ये मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन लिखी है जिसमें मैंने बोल दिया कि जो पाई चार्ट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, प्रपोर्शन ऑफ लर्नर्स के प्रपोर्शन के बारे में, जिन्होंने क्या ली है, जिनको क्या मिली है, डिग्री मिली है एक स्पेसिफिक नेशन में, कब मिली है, इस टाइम पीरियड के दौरान उनको जो डिग्री मिली है उनकी प्रपोर्शन को इस चार्ट में शो किया गया है, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने पैसिव का यहाँ पे यूज़ कर दिया। यहाँ तक तो सेम वही है जो मैंने सिंपल का यूज़ किया है, लेकिन इसके बाद जो मैंने ये यूज़ कर दिया, इसकी वजह से ये पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, हमारी पैसिव में कन्वर्ट हो गई। गाइस एक बात आपने अच्छे से अपने ध्यान में रखनी है कि आर का यूज़ तब होगा जब आपको दो या दो से ज़्यादा चार्ट्स गिवन होंगे तो आपने लिखना है आर डिपिक्टेड। अगर एक ही चार्ट है तो इज़ का यूज़ होगा। फिर मैंने बोला कि जो डाटा है उसको हम परसेंटेज में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं BP1 में, जिसमें मैंने बोला कि एनालाइज करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि 13% लोग वो कहाँ पे इन्वॉल्व हैं, PhD साइंस में। कौन से ईयर में, 1980 में। और इसका जो प्रपोर्शन है वो एस्केलेट हुआ है। एस्केलेट मीन्स इंक्रीज हुआ है 17%। सेम कोर्स मीन PhD साइंस में ही उनका जो प्रपोर्शन है वो 17% इंक्रीज हुआ है। लेकिन ईयर कौन सा है, 2008 में। देखो बाय में हमेशा हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। बाय में हमेशा आपने डिफरेंस का ही यूज़ करना होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सो यूज्ड बाय स्ट्रक्चर एज वेल, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कि आइडेंटिकल अप्रोच फॉलो किया गया। फिर मैंने बोल दिया कि इतना % का डिफरेंस है दोनों ईयर में। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 में मैंने क्या बोला कि सबसे कम प्रेफरेंस किसको दी है, PhD आर्ट्स वालों को दी है। फिर मैंने बोला कि जो फर्स्ट डिग्री थी वो 1/5 के अराउंड थी, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। और फिर वो प्लंज हो गई 10% तक पहुंच गई, ठीक है। फिर मैंने रिस्पेक्टिवली का अप्रोच यूज़ किया, जिसमें मैंने बोला कि जो ड्यूटीज़ हैं वो आर्ट्स डिग्री में कितनी है, 25% एंड 11% इन दिस एंड दिस ईयर। 25% अगर मैंने पहले लिखा है ना, तो जब 20% जिस ईयर में दिया हुआ है वो पहले आएगा, ठीक है। मीन्स जो डाटा हमने पहले लिखा है वही ईयर आपने पहले लिखना है, जिसका डाटा आपने बाद में लिखा है वो ईयर लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर मैंने ओवरऑल में बता दिया कि ज़्यादा मास्टर साइंस में है और लीस्ट प्रेफरेंस PhD आर्ट्स वालों में है। तो गाइज आप देख सकते हो कि मैंने किस वे से इसको लिखा है, कौन कौन से सेंटेंसेस का मैंने यूज़ किया है। पैसिव का यूज़ किया मैंने, ठीक है। फिर मैंने यूज़ किया है टू का स्ट्रक्चर, बाय का स्ट्रक्चर, रिस्पेक्टिवली का, नॉट ओनली बट ऑल्सो का, ओके, डिफरेंस का स्ट्रक्चर। देखो जितने आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे उतने ही आपके बैंड स्कोर्स आएंगे। ओके गाइस, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। तो गाइस अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।